गली में मरो या सड़क में मरो। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ये लोकतंत्र है, अपने बारे में सोचो। जब अडानी अंबानी का 15-15 लाख करोड़ का लोन माफ करते हो, आप बड़े बड़े धन्ना सेठों के कई करोड़ के लोन माफ करते हो। एक तरफ बाबा साहब के बच्चे मरे हुए पड़े थे, दूसरी तरफ वो हमारे लिए लड़ने के लिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे। जिसको हमारे साथ भाजपा के लोग कहते हैं, उनकी शुरुआती दौर से ही वो बाबा साहब अम्बेडकर के भी खिलाफ थे, वो संविधान के भी खिलाफ थे। जिंदा बाबा साहब अम्बेडकर की शव यात्रा निकालने का काम आरएसएस के लोगों ने किया। और फिर बहुत बहुत धन्यवाद रहे संजय जी। गांव हार्दकपुर के सभी जाति धर्मों के सभी जिम्मेदार लोग, आपने हमारे लिए तो मंच लगा दिया है और हम तो यहाँ छांव में हैं, लेकिन आप धूप में हैं। तो मैं जो लोग धूप में उनसे कहूंगा कि वो छांव में आ जाए, क्योंकि आपको परेशान करके तो हमें कोई खुशी नहीं होगी। आप छांव में आ जाओगे, पसीना तो आप इस देश में लंबे समय से बाहर है। तो मैं अपनी बात को शुरू करते हुए उनको नमन करने का एकमात्र कारण ये है, क्योंकि हमें इस देश में जो कुछ भी मिला है वो मांगने से, रोने से, चिल्लाने से, घर में बैठने से नहीं मिला। हर एक चीज के लिए हमारे महापुरुषों ने यहाँ संघर्ष किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर मंदिर में जाने से लेके और तालाब से पानी पीने के लिए उन्होंने आंदोलन संघर्ष किया, तब जाके इस देश में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए। और फिर हमें तो अपने महापुरुषों से सीखना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। एक वो भी समय था जिन बाबा साहब अम्बेडकर को स्कूल में नहीं घुसने दिया, मटकी से पानी नहीं पीने दिया, सुख सुविधा का जीवन नहीं लेने दिया, तमाम तरह के अपमान उनके सामने उनके किए, तमाम तरह की मुसीबतें उनके सामने खड़ी की, लेकिन उन्होंने अपने मन में संकल्प किया कि जो अपमान मैंने सहा, जो मुसीबतें मैंने देखी, मैं इस देश के किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में मुसीबतें नहीं रहने दूंगा। इसलिए उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में एक इतना अच्छा संविधान बनाया, जो संविधान हर तरह की गैर बराबरी का अंत करता है, जो संविधान गांव में रहने वाले किसान को भी इज्जत देता है और महलों में रहने वाले पैसे वाले को भी इज्जत देता है, जो संविधान हर बहन बेटी के सम्मान की रक्षा करता है, जो किसानों का ख्याल रखता है, जो मजदूरों का ख्याल रखता है। जो लोग पहले पढ़े लिखे नहीं थे वो इस देश में मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी औलादों को संविधान प्रदत्त अधिकारों के जरिए पढ़ाने लिखाने का काम किया। पढ़ लिख के उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बने, डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बने, वकील जज बने, पटवारी सेक्रेटरी बने, मास्टर बने, तो उनके घर में पैसा आया, उनकी जिंदगी बदली, उन्होंने सुख सुविधा का जीवन लिया। ये प्रक्रिया बदलाव की चल रही थी। तो सरकार जो आज बैठी है, जिनको हमारे साथ भाजपा के लोग कहते हैं, उनकी शुरुआती दौर से ही वो बाबा साहब अम्बेडकर के भी खिलाफ थे, वो संविधान के भी खिलाफ थे। आज तो भाजपा के पोस्टर पे आपको सबसे बड़ा फोटो बाबा साहब अम्बेडकर का मिलेगा, लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा थे तो उन्होंने जिंदा बाबा साहब अम्बेडकर की शव यात्रा निकालने का काम आरएसएस के लोगों ने किया। और फिर जब बाबा साहब हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ रहे थे तो वो देश दुनिया में बाबा साहब को बदनाम कर रहे थे। देखो कैसे लड़ी जाती है लड़ाई कि एक तरफ बाबा साहब के बच्चे मरे हुए पड़े थे, दूसरी तरफ वो हमारे लिए लड़ने के लिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे। जब उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि बाबा साहब आपका बेटा मरा हुआ पड़ा है, आप कहाँ चले, तो उन्होंने कहा अगर मैं इस एक बेटे की परवाह करूंगा तो मेरे लाखों करोड़ों बेटे जो हैं इस देश में भूखे और तमाम तरह से अपमानित होते रहेंगे, मुझे उनकी चिंता है। इतना बड़ा त्याग करने वाले बाबा साहब जब 56 में चले गए, उनकी बात को पहरा देना बंद किया, तो उनकी अधूरी बात को पूरा करने का काम मान्यवर काशीराम साहब ने किया, जो पंजाब में पैदा हुए और महाराष्ट्र में साइंटिस्ट थे। उन्होंने बाबा साहब को समझा और बाबा साहब को समझ के उन्होंने इस आंदोलन को आगे चलाया। 2006 में वो भी चले गए, समाज को उन्होंने तैयार किया। तैयार समाज ऐसे थोड़ा रहता है कि आप घर में बैठे समाज तैयार हो जाएगा। समाज को तैयार करने के लिए तो समाज के बीच निकलना पड़ता है, उनके दुख सुख में शामिल होना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, उनके अच्छे बुरे का फर्क महसूस कराना पड़ता है, उनको दोस्त दुश्मन की पहचान करानी पड़ती है। जिस तरह से आज का विशाल और उसके साथ ही जिन लोगों ने इस क्षेत्र में भीम आर्मी को खड़ा करने का काम किया, जिन्होंने मेहनत की, आज के हमारे नेता जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, भाई इरफान हो, काशिफ रजा साहब हो, सदाफ भाई हो, सरदार भाई हो, विवेक भाई हो, तमाम हमारे वो साथी
हमारे जिलाध्यक्ष जी हों जो मेहनत कर रहे हैं, संजय भाई हों, ये हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, आने वाले कल में हमारी राजनीतिक ताकत भी बनेगी, इनके हाथ में कलम की ताकत आएगी, कलम की ताकत आएगी। जिन परेशानियों के लिए आप मुझसे कह रहे हो, मैं आपको वचन देके कहता हूँ, इन परेशानियों के हल के लिए आपको चंद्रशेखर आजाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ रहने वाले हमारे नेता ही अधिकारियों की कुर्सियों के सामने कुर्सी पर बैठ के संघर्ष कर करके आपकी समस्याओं का हल करा देंगे। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस बात को जान लो, जब तक आप अपने अधिकारों को नहीं जानोगे, लोगे कैसे? इस देश में हम लोग टैक्स देते हैं, हम 1 रुपए का टैक्स, 1 रुपए का सामान खरीदते हैं, 28 पैसे टैक्स लगता है। हम 5000 रुपए का सामान पूरा परिवार मिलकर महीने में खरीदते हैं, तो 1400 रुपए सरकार के खाते में जाते हैं। सरकार 400-300 रुपए का राशन देके और हमारी वोट को खरीदने का काम करती है। हमें ये भी नहीं पता कि हमने 1400 रुपए सरकार के खाते में गिरे हैं। उन 1400 रुपए के 1400 रुपए हमारी तरक्की के लिए लगने चाहिए। अच्छे स्कूल बनने चाहिए, अच्छे मकान बनने चाहिए, अच्छे कॉलेज बनने चाहिए, उद्योग धंधे लगने चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल बनने चाहिए, गरीबों के लिए हॉस्पिटल मुफ्त होने चाहिए, इनको सस्ती बिजली मिलनी चाहिए, पानी की समस्या दूर होनी चाहिए। मैं भी पूछ रहा था कि एक सड़क कब तक खुदी रहेगी? सरकार जो योजना लाई उसके नाम पर जब सड़क खोद के गिर दी, आज धूल मिट्टी में आप घर से निकलते होंगे ना धोके और बाजार तक जाते जाते आप ऐसे हो जाते होंगे जैसे खेत में से आए हों। आप ये महसूस करो कि ये कब, अगर यही सड़क अमीरों के लिए बन रही होती तो क्या इतने दिन पड़ी रहती? क्योंकि वो जानते हैं कि गरीबों को वैसे भी कुछ वो नहीं है, ये रोज वैसे भी सड़क एक्सीडेंट में भूख प्यास से मरते ही रहते हैं, तो इनको बढ़ने दो। इस देश में जब तक जैसे बाबा साहब ने अपमान सहा, बाबा साहब ने जुल्म जाति सही, मैं तो बाबा साहब की औलाद हूँ। मैंने भी देश में तमाम तरह की मुसीबतें सही, 16-16 महीने जेल काटे। जब हमारे लोगों पर जुल्म हुआ, मैं उनकी आवाज उठाने के लिए गया, उनकी आवाज बनने के लिए गया, तो फिर मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगा के मुझे जेल में डालने का काम किया। 10x6 की कोठरी में, जितना आपके यहाँ रसोई होती है, मैं 16 महीने जेल में रहा। जब मुझे बेल मिल गई तो मेरे ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के, NSA लगा के मुझे फिर से 12 महीने के लिए डाल दिया। मेरे परिवार के लोग मुझसे कहते थे कि कब तक लड़ते रहोगे? मैंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का कर्ज है हमारे ऊपर, ज्योतिबा फूले का कर्ज है हमारे ऊपर, हमारे संतों गुरुओं का कर्ज है हमारे ऊपर। आज भी हमारा समाज रूखी सूखी रोटी खा के अपना समय पास करता है। आज भी गांव में दलित पिछड़े वर्ग के लोग, मुस्लिम समाज के लोग जुल्म जाति सहते हैं। ये तो संविधान है जो छुआछूत के बावजूद भी पाल प्रजापति, सैनिक, असम मौर्य, साक्य कुशवाहा, विश्वकर्मा सेन, चमार वाल्मीकि के पास से धोबी कोरी खटीक का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बनने लगा, वरना इनको कुर्सी पे कौन बैठने देता था? ये अधिकार तो दिए संविधान ने, और वही बर्दाश्त भारतीय जनता पार्टी को नहीं हो रहा है। आज तो पुलिस में भी हमारे लोग हैं, आर्मी में भी हमारे लोग हैं, वकील भी हमारे लोग हैं, जज भी हमारे लोग हैं, डॉक्टर भी हमारे लोग हैं, इंजीनियर भी हमारे लोग हैं, DM भी हमारे लोग बने, IPS भी हमारे लोग बने, लेकिन पूरे समाज में तो खुशहाली नहीं आई। हर घर तक तो सुख सुविधा नहीं पहुंची। जिनको नौकरी नहीं मिली, उनके बच्चे पढ़े लिखे सड़कों पे घूम रहे हैं, उनको रोजगार कौन देगा? जिनपे प्राइवेट नौकरी नहीं, उनको लोन कौन देगा? जब अडानी अंबानी का 15-15 लाख करोड़ का लोन माफ करते हो, आप बड़े बड़े धंधा सेठों के कई करोड़ के लोन माफ करते हो, तो इन नौजवानों को अगर आप नौकरी रोजगार नहीं देते तो लोन दो, ये अपना कोई उद्योग करें, अपने घर में 4 पैसे लाएं। ये देश के रहने वाले हैं, इस देश की मिट्टी के लिए संघर्ष करते हैं। एक एक पैसा जो ये कमाते हैं उसको टैक्स में देते हैं, तो इनकी सुख सुविधा का ख्याल कौन रखेगा? जहाँ अमीरों के लिए बड़े बड़े स्कूल खुल गए हैं, गरीब का बच्चा थोड़ा घुस सकता है उसमें। अमीरों के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए हैं, उसमें गरीब आदमी थोड़ा घुस सकता है। सरकारी सिस्टम में हमारा जोर है। आज भी आप 100 रुपए के टिकट में दिल्ली चले जाओगे ट्रेन में, एक और ट्रेन इन्होंने चलाई पैसे वालों के लोगों के लिए, उसमें 1100-1200 रुपए का टिकट है। ये चाहते हैं कि अमीर इस देश में राज करे और गरीब गुलामी का जीवन जिए। ये तमाम तरह के वो कानून बनाते हैं जिनसे हमें तकलीफ हो, ये वो कानून बनाते हैं जिनसे हम अपने देश में ही गुलामों की जिंदगी जिए। इस देश में गरीबों का मजाक उड़ाने के लिए 500 रुपए पेंशन दी जाती है, और वहीं 1 रुपए लीज पे 100 साल के लिए जमीन दी जाती है। यहाँ चाहे पुलिस के लोग हो, उनको धुलाई भत्ता 180 रुपए मिलता है,
आप बताओ 180 रुपए में कितने दिन कपड़े धुलते हैं। तमाम तरह की मुसीबतें लोगों के जीवन में है, तमाम तरह की समस्याएं लोगों के जीवन में है। माताओं बहनों को जो 500 रुपए पेंशन मिलती है वो भी सबको नहीं मिलती। विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन जो बुजुर्गों को मिलती है, आप ईमानदारी से बताओ, नौजवान लोग क्या करें 500 रुपए में एक ये जो पानी की बोतल आपने रखी उठा के लेना, ये कितने पैसे की आए? 10 रुपए की। एक दिन में 2 पानी की बोतल तो पिलेगा आदमी, 2 ही मान लो 20 रुपए की होगी। 7 पानी 30 दिन में कितना पानी लगा? 600 रुपए का। तो 500 रुपए में तो पीने के लिए 7 पानी की व्यवस्था महीने भर के लिए नहीं होती। सच तो ये है कि ये सरकार गरीबों का मजाक उड़ा रही है। कम से कम 5000 रुपए पेंशन इनको महिलाओं को देनी चाहिए। जो महिलाएं आप मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते, अपने घर को नहीं चला सकती, इनको उसके बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद जो पढ़े लिखे नौजवान है, अगर आप उनको नौकरी नहीं दे पा रहे, रोजगार नहीं दे पा रहे, तो कम से कम जब तक वो पढ़ रहे हैं तो बेरोजगारी भत्ता आपको उनको देना चाहिए, जिससे उनके हाथ किसी के आगे न फैले और वो अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह कर सके। इस देश में हम लोग लाखों करोड़ों रुपए का माल चाइना से और दूसरे देशों खरीदते हैं। वो कच्चा माल हमारे यहाँ भी तैयार हो सकता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है, लेकिन यहाँ की नालायक सरकार देना नहीं चाहती। उसके साथ बहुत ऐसी चीजें हैं जिन पे काम हो सकता है। बहुत अच्छे, देखो आपने हरिद्वार सुना है? कितने लोगों ने हरिद्वार सुना? हमारी जगह रोशनाबाद, वहाँ बहुत बड़े इंडस्ट्रियल एरिया लगे हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी है, लाखों नौजवान वहाँ रोजगार करते हैं, महिलाएं रोजगार करती है। आप ये बताओ, जब वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लग सकता है, यहाँ क्यों लग सकता है? क्या यहाँ जमीन नहीं है? क्या कोई कमी है? क्यों नहीं लग सकता है? जब यहाँ ऋषिकेश में एम्स बन सकता है तो यहाँ नगीना में एम्स क्यों नहीं बन सकता? बताओ, क्या कमी है इस मिट्टी में? क्या यहाँ के लोग सुख सुविधा का अधिकार नहीं है? लेकिन ये मिलेंगी कैसे? जब तक आपका नेता जाके पार्लियामेंट में बोलेगा नहीं, तब तक सरकार का आपकी तरफ देखेगी कैसे? भाई जिनको आप चुनको भेजोगे वही तो बोलेंगे पार्लियामेंट में, और जब वो आदमी जाके बोलेगा नहीं तो सरकार को क्या पता कि आप भूखे पैसे रहो, कैसे हालत में रहो? सरकार को आपकी समस्या कौन बताएगा? सरकार से आंख में आंख मिला सवाल कौन करेगा? कौन ये कहेगा कि वहाँ स्कूल कॉलेज होने चाहिए? कौन ये कहेगा कि वहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए? कौन ये कहेगा कि वहाँ डेंटल कॉलेज होना चाहिए? जब तक आपके जो वोट चुनाव आदमी जिसको आपने तय कर दी वो जाके वहां नहीं बोलेगा तो आपके क्षेत्रों में काम कैसे होगा? आपके यहाँ खून की समस्या है, आप बताओ, मानव की जिंदगी कीमत है, आपके तमाम तरह का जन बल का धन बल का नुकसान होता होगा, जान माल का नुकसान होता होगा, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? लेकिन जब आपके नेता तभी आपने सुना, 3 MP आपने बनाए, कभी सुना उसने कहा? जब वो कहेगा नहीं सरकार देखिए कैसे? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये बहुत छोटी समस्या है। हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं वो बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई में सबसे पहले आपके पास ताकत है कि आप हमें ताकत दो। जितने आप हमें ताकत दोगे, हमने 11 साल से सड़कों पर लड़ाई लड़ी है, कोई ऐसा मामला नहीं जिसमें हमने लड़ाई न लड़ी हो, चाहे वो दलितों की लड़ाई हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लोगों की लड़ाई हो। 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पर घोटाला किया, 4 दिन हमने आंदोलन किया, 6,000 राष्ट्रीय नौकरी दिलाने का काम किया, फिर सरकार ने उन नौकरियों पे कोर्ट से स्टे लगवा दिया, फिर उसके बाद पुलिस भर्ती भी आई। आपने देखा मुख्यमंत्री ने तो कहा कोई चीटिंग नहीं, कोई चीटिंग नहीं हुई, फिर पेंशन क्यों भर्ती? क्योंकि हर गरीब बच्चे से 600 रुपए ले लिए, 48 लाख बच्चों ने फार्म लिया, 200 करोड़ रुपए गरीबों से छीने और अपनी जेब में डाले, पेपर लीक हो गया। 350 का सिलेंडर 1150 रुपए का देते हैं, 45 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का देते हैं, और आमदनी बढ़ी। ये बताओ, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी पर डिपेंड है, पढ़े लिखे लोग नहीं है। आप ये बताओ, अब तो मशीनों का समय आ गया है। जिस काम को पहले एक परिवार 10 दिन में करता था, मशीन 2 घंटे में करके चली जाती है। आप बताओ, आपको मेहनत मजदूरी कौन देगा? तो आप इस देश में करोगे क्या? जब आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे तो कौन सी सुख सुविधा आपके जीवन में होंगी? और आप जैसे गरीब पैदा हुए ऐसे गरीब मर जाओगे। इन सारी समस्याओं का हल बाबा साहब इनका हल करने के लिए हथियार के रूप में वोट देके गए हैं, और वोट की ताकत से अपनी शक्ति का निर्माण कर सकते हो। जब शक्ति आपके पास होगी तभी परिवर्तन होगा। साहब कहते थे, जब तक हम राजनीति में कामयाब नहीं होंगे, जब तक हमारे हाथों में ताकत नहीं होगी, तब तक हम अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अब तक आपने मुझे सड़कों पर लड़ते देखा, इस बार मैं पहली बार आपसे मदद मांगने आया हूँ कि मुझे सदन में जाने की ताकत आप लोग दो, जिससे मैं अपनी माँ बहनों के आंसू पूछ सकूं, अपने भाइयों के रोजगार की व्यवस्था कर सकूं, आपके क्षेत्रों में विकास की व्यवस्था कर सकूं, और जो जुर्म हो रहे हैं, जो कानून हमारे खिलाफ बन रहे हैं, उनकी पुरजोर मुखालफत करके उनके नापाक इरादों को वही का वही निष्पादन कर सकूं, और पूरी दुनिया को बता सकूं कि ये जो जुर्म जाति
गरीबों कमजोरों किसानों मजदूरों के साथ हो रही है, हम इसको सहने वाले नहीं है। बाबा साहब ने हमें बोलने का अधिकार दिया है, हम संविधान की ताकत को जानते हैं, ये संविधान है और ये वोट की ताकत है। आपकी बस्तियों में लोग आते हैं, चाहे 5 साल में एक बार आते हो, लेकिन अगर ये वोट का अधिकार भी नहीं बचा तो आपकी बस्ती में पैर रखने भी नहीं आएगा कोई, क्या आप गली में मरो या सड़क में मरो। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, ये लोकतंत्र है, अपने बारे में सोचो। जो नेता आपसे वोट लेके और अपने घर में सो गया है, आप भी उसकी तरफ मत देखो, या जो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आपकी वोट लेने के लिए आया है, आप भी उसकी तरफ मत देखो, आप भी उसकी तरफ देखो जो आपके साथ है। और पिछले 11 साल में जितने लोग यहाँ खड़े हैं जो मुझे देखते हैं, बताओ कोई एक लड़ाई है जो मैंने ना लड़ी? कोई एक लड़ाई बताओ जो मैंने ना लड़ी हो? किसी बहन बेटी के हाथरस का घटना याद है आपको? कितना जुल्म हुआ, बताओ, लड़ा नहीं लड़ा? और नाव की घटना याद है आपको? आपको अभी रामपुर मिलक की घटना याद है जब उसको बच्चे को सर में गोली मार दी बाबा साहब के बोर्ड के नाम पे? तमाम तरह के जो जुल्म हुए, यहाँ आकाश पाल को मार दिया मेरठ में, उसके परिवार के आंसू पुछने काम हमने किए। राजस्थान में मटकी छूने पे, मूछे रखने पे, घोड़ी पे बैठने में हत्या हुई, सबकी लड़ाई लड़ने का काम हमने किया। देश के हर कोने में जाके आवाज उठाने का काम हमने किया। लेकिन मैं मानता हूँ सड़कों की आवाजें वहीं तक सुनी जाती है जो सुनना चाहते हैं। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जिसको पूरी दुनिया सुनती है। मोदी जी ने बहुत कर्ज लिया है और मोदी जी इस देश को हो सकता है बहुत जल्द मोदी तो अपना झोला उठा के चल देंगे, हम इस देश में कर्जदार हो जाएंगे। ताकतवर लोग हमारी खाल खींच के हमसे पैसा पूरा करेंगे, हम इस देश में गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर हमें अपनी आजादी चाहिए, जिस तरह से जिन क्रांतिकारियों ने देश को आजाद किया करवाया वो लड़े थे, इस तरह से हमें लड़ना पड़ेगा। हम सबको चंद्रशेखर आजाद बनके मेहनत करनी पड़ेगी, अपने अपने क्षेत्रों को तैयार करना पड़ेगा, बराबर के गांव में जाके उनको तैयार करना पड़ेगा और एकजुट रहना पड़ेगा। चंद पैसों के चक्कर में अपनी वोट का सौदा नहीं करना पड़ेगा, अपनी वोट को संभाल के ताकत बनाने के लिए वोट देना पड़ेगा, तब जाके परिवर्तन होगा। और मैं नौजवानों को पूछना चाहता हूँ, क्या जिंदगी भर गुलामी की जिंदगी जीना चाहते हैं? जोर से बताओ, क्या गुलामी की जिंदगी जीना चाहते हैं? कैसी गरीबी में मरना चाहते हैं? कैसी बेबसी में रहना चाहते हैं? क्या आपके कोई सपने नहीं है? तो अगर सपने हैं तो उन्हें कामयाब करने के लिए ताकत बनाओ, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप अपने बूथ को मजबूत करो, बराबर के गांव में जाकर उसको मजबूत करो और बाकी लड़ाई लड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद है। और आप डरना मत कि मशीन से आपकी वोट की चोरी हो जाएगी। वोट की चोरी रोकने का इंतजाम हमने पूरे अच्छी तरह कर लिया। आप वोट को मशीन तक पहुंचाने का इंतजाम कर लो, बाकी जिम्मेदारी हम अपने आप देख लेंगे। और हम सबकी एकजुटता एक नया इतिहास नगीना में लिखेगी। और जब चारों तरफ अंधेरा है तो ऐसी रोशनी नगीना से जाएगी जो पूरी दुनिया में और भारत के हर लोगों की आवाज बनने काम करेगी। चाहे किसानों का आंदोलन हो, महिला पहलवानों के सम्मान का आंदोलन हो, हर लड़ाई हम लोगों ने लड़ी और सभी जाति धर्मों का वोट हमारे साथ खड़ा है। आपको पहली बार एहसास होगा कि लोकतंत्र जिस सपने के साथ आया था कि राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र बने और गरीबों को भी कुर्सी बैठने का अधिकार मिले, वो सपना आपके यहाँ पूरा होने के लिए जा रहा है। बस आपको मेहनत करनी है। आपने मुझे बुलाया और इतनी अच्छी मीटिंग कराई। ये पहली मीटिंग है जिसमें मैं समय से पहले आया।